हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम आगे यह वीडियो में छठा पाठ है उसे देखने वाले हैं, जो कि भारत माता की जय को लेकर है। यह शीर्षक से पूरा यह हमारा पाठ रहेगा। एक प्रकार का यह लेख है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि उनके लेखक है, उसी के ही बारे में यह पूरा पाठ है वो दिया गया है, क्योंकि यह उनकी एक आत्मकथा का ही भाग है। उन्होंने यह आत्मकथा लिखी और अपने जीवन में बनी हुई यह जो घटना है उसे हमारे सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है, वैसे आसान सा ही है, थोड़ी कुछ घटनाएं दी गई है और उसमें एक घटना मुख्य रूप से देखकर और भारत माता की जय है वो उसमें अंतिम बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम जवाहरलाल नेहरू जी जो है उनके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। इनमें देखें सबसे पहले तो जन्म सन 1889 में और मृत्यु सन 1964 में। ठीक है, बताया जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। आगे बात करें, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का नाम तो आपने बहुत सुना है और उन्होंने हमारे देश के आज़ादी को लेकर, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति को लेकर एक अच्छा खासा योगदान है वो दिया हुआ है। गांधी जी के साथ में मिलकर उनके पिता भी जो मोतीलाल नेहरू थे उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा हुआ है। तो इन सभी के कारण वह प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचते हैं और देश को भी उनकी एक प्रतिभा की अवसर जो है, इनकी सेवा है वो मिलती है। ठीक है, तो जानते हैं और भी क्या उनके लिए दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें तो क्या कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ, इलाहाबाद शहर में हुआ था। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू जो कि आमतौर पर कहे तो वो पेशे से, वो कारोबार से, वकील का एक काम है वो करते थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। हालांकि उनके पिता मोतीलाल नेहरू जो है वो एक अच्छे खासे घराने के, समृद्ध संपत्ति वाले कहे वैसे व्यक्ति थे, जिनके कारण बचपन से ही एक ऐशो आराम की ज़िंदगी का है वो जवाहरलाल की रही थी। तो इसी तहत हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। स्वदेश आने के बाद गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। क्या कि जब वापस आए अपने देश इंग्लैंड से, अपनी शिक्षा पूरी की, तो गांधी जी का जो ये आंदोलन देखा उसमें शामिल हो गए और इस कार्य के लिए वे कई बार जेल भी गए। ठीक है, क्योंकि उस समय जो आंदोलन चल रहा था, अंग्रेज़ों का जो राज था, जिनके कारण कई बार उसे जेल भी जाना पड़ा। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यानी कि उनके बाद का सारा कार्यभार है वो जवाहरलाल नेहरू को सौंपने की एक जिम्मेदारी है, उन पर विश्वास है वो बनाया गया। इतना उनसे वो आकर्षित हो गए, इसलिए वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और आजीवन उस पद पर बने रहे। वे हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का यदि नाम लिया जाए तो उनमें ये जवाहरलाल नेहरू है वह आते हैं। ठीक है, और फिर तो आजीवन यानी कि उनका पूरा जीवन उस पद पर ही रहकर है वो बीता हुआ है। ठीक है, उसके बाद उनकी बाकी के कार्यों की सूची दी गई है कि विश्व शांति के प्रखर हिमायती। कौन सा? विश्व शांति के हिमायती, यानी कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे, उनके एक हिमायत यानी सलाह देने वाले, एक विचार रखने वाले नेहरू जी जो है
वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी यानी कि कई प्रकार की प्रतिभाएं, लेखन से लेकर राजनीति से लेकर एक साहित्यकार की ओर, एक नेता की ओर, कई प्रतिभाएं हैं वो उसमें रही हुई है। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। साहित्य भी लिखा है, कई आगे की सोच भी रखते हैं और राजनीति में भी वो कुशल थे। तो इस प्रकार उनका यह जीवन है वो देखते ही बनता है। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस तरह यह उनकी रचनाएं, उनके कार्यों को लेकर बात बताई गई है। और अब हम देखें हमारा यह अंतिम भाग, यानी कि परिचय का अंतिम भाग, तो उसमें क्या कहा गया, उस यहाँ पर दिया गया हमारा जो ये लेख है, पाठ है, उसके बारे में ये 2 लाइन में परिचय मिलता है। क्या है प्रस्तुत लेख में? एक तो इनका साहित्य प्रकार क्या है, लेख। लेख यानी क्या होता है आमतौर पर मैं आपको समझा दूँ तो, कि उनके जीवन की अलग अलग जो घटनाएं हैं, ये तो अलग अलग कोई बातें हैं, वो कहीं ना कहीं छपी होती है या तो उन्होंने कही हुई होती है। तो उनमें से मुख्य मुख्य जो बातें हैं उसी को ही लेकर, एक तरह से उनका सार लेकर है वो एक अलग तरीके से वापस रखा जाए, लिखा जाए, छपा जाए, तो वो एक लेख कहलाएगा। तो इसी तरह लेख में एक अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वत्सलता से अनजान है। किन की बात इस लेख में की गई है कि ग्रामीण लोग हैं तो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, पर भारत माता यानी कौन, उनका स्वरूप क्या है, उनसे हमें किस तरह रहना चाहिए, उनकी क्या वत्सलता यानी क्या होगा, लगाव, प्रेम, एक जो कहे आकर्षण, वत्सलता, ममता, तो उनसे वो अनजान है। उनके बारे में समझाने के लिए ये पूरा लेख दिया गया और उनकी उस अज्ञानता को लेखक द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित करने का प्रयास है। तो इस लेख के जरिए एक, हालांकि उनकी आत्मकथा ही कही जा सकती, उन्हीं में से लिया गया यह भाग रहेगा। तो ऐसे ग्रामीण अनपढ़ लोगों को भारत माता के बारे में समझाता हुआ यह पूरा लेख है, वो हमें देखना है। ठीक है, वैसे आसान सा ही है, पर ठीक से पढ़ा होगा, ध्यान रखा होगा तो आराम से हम है वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो एक दौरे पर जो जा रहे थे वहाँ से यह बात है वो ली गई है, शुरू की गई है। क्या कहा है कि रात हो गई थी, कि जब वो दौरे पर निकले तब रात का समय था, रात हो गई थी। हम तेज़ी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़ रहे थे। रोहतक दिल्ली जो रोड है उसकी ओर वो जा रहे थे, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी, क्योंकि दिल्ली, रोहतक से लेकर दिल्ली जाना था। क्यों जाना था? क्योंकि दिल्ली पर जो गाड़ी थी यानी कि ट्रेन थी, उनके उसे पकड़ते हुए उसे अपने स्थान पर पहुंचना था। इसलिए रात के समय वो जा रहे थे। नींद मुझे बुरी तरह घेर रही थी, नींद भी आ रही थी, रात का समय था, इसलिए ठीक है कि नींद आना स्वाभाविक है। एकाएक हमें रुकना पड़ा, पर उतने में क्या हुआ, एकाएक यानी कि एक जगह पर तुरंत ही वहाँ रुकना पड़ता है, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। क्या था कि उनको पता ही था कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ से निकलने वाले हैं। इनके कारण विरोध प्रदर्शन को लेकर बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ जो है वो जमा हो गई थी, बैठी हुई थी, विरोध कर रहे थे, रोकने के लिए वो बैठ गए थे। कुछ के हाथों में मसाले थे। मसाल तो आप समझते हैं कि लकड़ी में एक और का चोर जो है
वो सुलगता हुआ, जलता हुआ होता है और अंधेरे में वो एक तरह से रोशनी देता है। तो ये मसाले कुछ के हाथों में थी। वे लोग आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। क्या होता है कि जब गाड़ी रोकी गई तब वो मसाल लिए हुए कुछ एक लोग उनके पास भी आए और पता लगा, उनसे संतोष हुआ कि हाँ, हम जिनका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के लिए यहाँ बैठे हैं, तो वो हम ही हैं और दोपहर से यहाँ बैठे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वे सब हष्ट पुष्ट जाट थे, यानी कि जाट एक प्रकार की जो जाति होती है, आमतौर पर हरियाणा जो है वहाँ की ये मुख्य जाति है। तो हष्ट पुष्ट प्रकार के ये जाट लोग हैं, वो यहाँ विरोध प्रदर्शन में रहे हुए थे, बैठे हुए थे। तो इन सभी लोगों ने उनको रोका और फिर अब देखते क्या होता है, क्या बातचीत होती है, तो क्या लड़ाई झगड़ा या तो क्या आंदोलन होता है, दिया हुआ है, उसे ही हमें ख़ास तौर पर देखना है। और इसमें ख़ास बात यह है कि जवाहरलाल है उसमें से किस प्रकार लोगों को समझाते हैं, कैसे वहाँ से आगे बढ़ पाते हैं। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे ज़मींदार थे कि हष्टपुष्ट जाट जो ये लोग वहाँ बैठे हुए थे, उनमें से ज़्यादातर कौन थे? छोटे मोटे ज़मींदार, यानी कि एक तरह से कहें तो सामान्य व्यक्ति जो थे वह वहाँ बैठे हुए थे। उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था, कि थोड़ी बहुत बातचीत तो करनी ही थी, क्योंकि ऐसे तो ये लोग जाने देने वाले नहीं थे। अपने प्रश्नों को लेकर, कई सारी समस्याओं मुश्किलों को लेकर है वह वहाँ बैठे हुए थे, तो बिना कुछ बातचीत तो आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हज़ारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। इसलिए जवाहरलाल और उनके साथियों ने क्या किया कि वो बाहर आते हैं अपने रोड जो जा रहे थे अपने वाहन से, तो उससे बाहर आए और रात के धुंधलेपन में, क्योंकि साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, गहरी रात हो गई थी, मसालों का जो प्रकाश था उनसे ही जो दिखाई दे रहा था उसके ज़रिए धुंधलेपन में हज़ारों जाट मर्द और औरतों के बीच वो खुद भी रोड पर बैठ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है वो देखना है। क्या कहा कि उनमें से एक चिल्लाया, कौमी नारा, और हज़ारों गलों ने मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम, और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। क्या हुआ कि जैसे ही वहाँ बैठते सब लोग इकट्ठा होते तो एक कौमी नारा है वो चिल्लाता है और उनके पीछे पीछे हज़ारों लोग हैं, उनकी आवाज़ मिल जाती है और जोश भरे आवाज़ के साथ 3 बार सभी चिल्लाकर बोलते, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिर है वो भारत माता की जय, इस प्रकार के नारे लगाते हैं। अब इस बात से तो समझ में नहीं आता जवाहरलाल को कि इनको क्या प्रश्न है, इसलिए क्या करते, पूछते ये सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है। मैंने पूछा, इसलिए बात को आगे समझाने के लिए, निपटाने के लिए पूछते हैं कि वंदे मातरम भारत माता की जय किस लिए। तब कोई उत्तर नहीं मिला, किसी ने उनका कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ऐसा प्रश्न उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं था। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा, फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वंदे मातरम भारत माता की जय किस लिए, वो कैसे आप बोलते हैं, इससे आप जानते हैं कुछ। तब किसी ने उत्तर तो नहीं दिया, पर साथ में एक दूसरे का मुंह ताकने लग गए। मुंह ताकते यानी कि देखते रह जाना, कोई कुछ बोल न पाना, उत्तर न दे पाना। दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे और उनकी इस प्रकार की
हलचल से या तो हरकतों से या तो इस प्रकार के चेहरों से ऐसा दिखाई दे रहा था कि मानो मेरे इस सवाल से है वो लोग और परेशान हो उठे। मैंने सवाल दोहराया, इसलिए क्या किया, उन्होंने अपने सवाल को वापस बोला, क्या कहा, बोलिए ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने सवाल क्या दोहराया कि नारे लगाने से क्या मतलब है, नारे लगाकर आप क्या चाहते हो। तो फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता है। उस जगह के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के एक नेता है और बड़े पद पर वो बैठे हुए थे। तो उस वक्त वहाँ के जो कांग्रेस अधिकारी होते, कार्यकर्ता जो होते, वो भी उनसे खिन्न यानी से उनके उखड़े से उनसे कुछ प्रसन्न न थे, नाखुश थे। इसलिए खिन्न होकर वहाँ अपना कोई मत नहीं दे रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। क्या हुआ कि हिम्मत करते हुए उन्होंने कुछ बातों को बताना तो चाहा, कहना चाहा, पर जवाहरलाल जी कहते कि मैंने उसे प्रोत्साहन नहीं दिया, यानी उनकी बातों को आगे न बढ़ने दिया। अब क्या होता है वो देखते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ बातें इसमें दी गई है, ठीक है। वैसे ज़्यादा तो पाठ है नहीं, इतना ही है। देखते हैं आज कितना हो सकता है, नहीं तो बाद में भी आधा देखेंगे, क्योंकि आधे तक अभी नहीं पहुँचे हम। अब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा क्या हुआ कि पहले पैराग्राफ में वो निकले हुए थे, रोका जाता है और उसके बीच ये लोग भी आकर बैठ जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि बैठने के बाद चिल्लाते हैं, नारे बोलने लगते, जवाहरलाल प्रश्न करते पर कोई उत्तर उसे नहीं देते। दोबारा प्रश्न दोहराते, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उखड़े से घूम रहे थे। अब क्या होता है वह हमें ख़ास तौर पर देखना है। क्या हुआ कि यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए हैं। क्या कहते हैं, अब जवाहरलाल नेहरू पहले तो ये सब लोगों को सुनते हैं, उनकी परिस्थिति को जानते हैं, चेहरों को देखते हैं। प्रश्न पूछा, उनका कोई उत्तर न दिया, अब जाके वो अपना जवाब है वो दे रहे कि माता कौन है कि जिसको आप प्रणाम करते हो और जय के नारे लगाते हो, वो आपकी माता है। मैंने फिर सवाल किया कि वो आपकी माता है, ऐसा वो सवाल करते हैं। वे फिर चुप और परेशान हो रहे हैं, वापस चुप हो गए और परेशान हो गए। ऐसे अजीब सवाल उसने कभी नहीं किए गए थे कि वापस कहते हैं माता कौन है, क्या आप प्रणाम करते हो और जय के नारे लगाते हैं, ये माता है। फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, मानो वे अजीब से सवाल के क्या उत्तर दे और कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था, मानो वो कोई जानते ही नहीं हो, ऐसी बातों को सहज रूप से वो मान लेते हैं। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था वे नारे लगा देते थे। उनका काम क्या था, ये तो सामान्य से अनपढ़ ग्रामीण लोग थे, उसे ज़्यादा कुछ इनके पीछे का मतलब पता नहीं था। इनके कारण क्या होता था कि जब नारे लगाने के लिए शुरू होते थे तो सब नारे लगाने लगते थे, जब बोला जाता था तो नारे लगा देते थे, बाकी वो कुछ जानते नहीं थे। अब सब बातों के समझने की उन्होंने कभी उन सब बातों को समझने की कोशिश उन्होंने कभी नहीं की थी कि यह माता कौन है, किस लिए नारे लगाते हैं, भारत माता की जय यानी क्या है, या तो वंदे मातरम यानी क्या, उसे कुछ पता नहीं था। जैसे नारे लगाने को कहते थे वो नारे लगा दिया करते थे, उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की गई थी। इनके कारण ही यह होता है कि यह सारे प्रश्नों को लेकर कोई जवाब नहीं मिलता है और सभी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। अब क्या हुआ कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा, तब वे उज्र जैसे कर सकते थे।
यानी कि कार्यकर्ता ने जैसे नारे लगाने के लिए कहा तो वो तो कर सकते थे, वे तो खूब ज़ोर से पूरी ताकत लगा कर चिल्ला देते थे। उसे तो कुछ पता नहीं था, वो तो अपनी पूरी ताकत लगा कर नारा है वो लगाया करते थे। बस नारा अच्छा होना चाहिए, उसके लिए तो यही काफ़ी है। इससे उन्हें बहुत खुशी होती थी और शायद इससे उनके प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी होता था। तो क्या होता था उनसे कि नारे लगाने में उसे खुशी मिलती थी, ज़ोर से नारे लगाया करते थे और इनके कारण उनके प्रतिद्वंदी यानी कि जो उनके विरोधी होते हैं, तो जिनका विरोध कर रहे थे वो लोग डर जाते थे। तो यही काम को लेकर वो नारे लगाया करते थे। तो ये सामान्य सी बात को लेकर वो लोग नारे लगाने में है वो मिल जाते हैं। फिर क्या होता है कि अब भी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया, फिर भी जब तक जवाब नहीं मिला, कुछ कोई नहीं मिला बोला, तो सवाल शुरू किया। बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा, माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया और उसकी सच्ची माँ, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने भला चाहने वाली है। इसलिए अंत में मजबूत इरादे से एक बेहद हिम्मत करके एक आदमी इतना बोला कि माता का मतलब है धरती, क्योंकि वो किसान था, वही उनकी माता है, सच्ची माँ है, उनका भला करने वाली, चाहने वाली। इसलिए धरती की ओर उनका दिमाग चला। फिर क्या होता है, कौन सी धरती? जवाहरलाल फिर पूछते हैं, कौन सी धरती? क्या आपके गांव की धरती, पंजाब की, या तमाम दुनिया की? तो कहते कौन सी धरती तुम्हारी माँ है? यह आपके गांव की या इस पंजाब की, या तो ये पूरे दुनिया की धरती? इस पेचीदे सवाल से वे लोग परेशान हुए। पेचीदे यानी कि अलग प्रकार के, अलग किस्म के, जिनका कोई उत्तर न हो, उलझन वाला। वैसे सवाल से वापस लोग परेशान हो गए। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इस सब का मतलब आप ही समझाइए, कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हो। तब फिर सब लोग उलझ जाते, परेशान हो जाते और अंत में कहते कि हमें अब कुछ मालूम नहीं, अब आप ही इन सब का मतलब बताइए, हम भी जानना और समझना चाहते हैं इन सारी बातों का कि यह क्या है, हम क्यों नारे लगाते हैं, इनका मतलब क्या है, अब आप ही बताइए। अब जाके जवाहरलाल उनको समझाते हैं। मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर कि बताते, भारत दर्शन पूरा कराते, भारत में कौन कौन से हिस्से कहाँ से कहाँ तक आए हुए। इसलिए कहा कि मैंने उन्हें बताया भारत क्या है, कि उत्तर में कश्मीर हिमालय जो आया हुआ वहाँ से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। एक तो क्या कहा, उत्तर से दक्षिण की बात की, कश्मीर से लेकर लंका तक की। उसमें कौन कौन से देश राज्यों का, पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सभी शामिल है। इस महाद्वीप में अनेक उनके जैसे करोड़ों किसान हैं। कि तुम यहाँ जैसे रहते हो इस तरह तो यहाँ इस महाद्वीप में, महाद्वीप कहा जाता है भारत को, क्योंकि 3 और तो समुद्र आया हुआ है इनके कारण। तो यह करोड़ों किसान आपके जैसे तो यहाँ रहते हैं, जिनकी उनके जैसी समस्या है, जैसे आपकी समस्याएं है वैसी समस्या इन करोड़ों लोगों की भी है। उन्हीं की सी मुश्किलें और बोझ वे ही कुचलने वाली गरीबी और आफतें। कौन कौन सी समस्या? कि एक तो तुम्हारी जैसी सारी समस्या उनमें, कि एक तो गरीबी और फिर आफतें, मुश्किलें, इन समस्याओं को लेकर यह लोग भी जी रहे हैं। यही महादेश हिंदुस्तान, महादेश की एक उपमा दी गई है, एक उसे सम्मान दिया गया है। हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है, कि पूरा हिंदुस्तान है इन सभी लोगों के लिए भारत माता है, जो उसमें रहते हैं, जो उसके बच्चे। क्या उनका उत्तर था भारत माता क्यों है, किसे कहते हैं? कि जो उसमें रहते हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो भारत माता उनकी यानी कि सबकी है। भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है कि जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हो, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है। ठीक है, यह बात ध्यान से समझने की है कि कोई कल्पित यहाँ से यहाँ तक कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है। कि आमतौर पर हम क्या कहते हैं भारत माता को? भारत माता यानी कौन? कि केसरी, सफ़ेद,
हरा जो रंग है उसमें लिपटी हुई, इस साड़ी से लिपटी हुई, हाथ में ये झंडा रखे हुए, तिरंगा रखे हुए जो नारी है लंबे बालों के चलते, जो हमने काल्पनिक तस्वीर को दिखलाया तो अक्सर देखते हैं। तो ऐसी एक बेबस यानी कि लाचार और असहाय नारी नहीं है जिन्हें हम तस्वीर में देखते आ रहे हैं। भारत माता तो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ पूरा विस्तार है, उसमें करोड़ों किसान है, उसमें रहने वाले प्रत्येक लोग है, प्रत्येक व्यक्ति है, वह है, सिर्फ काल्पनिक चित्र ही नहीं है। फिर कहा भारत माता की जय, यानी ये जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कभी नहीं है। क्या कहते हैं कि भारत माता को तो समझा दिया कि ये भारत में रहने वाला प्रत्येक लोग है, उनके लिए यह प्रत्येक विस्तार जो है वो भारत माता है। अब भारत माता की जय किस लिए बोलते हैं, किसकी जय बोलते हैं? भारत माता की जय, क्योंकि एक स्त्री की जय बोलते नहीं है, काल्पनिक जो चित्र है उनकी जय हम नहीं बोलते। तब क्या यह हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? क्या उस स्त्री की नहीं बोली जाती? तो इस हिंदुस्तान में आए हुए पहाड़ है, पत्थर, नदी, रेगिस्तान, उनकी जय बोलते हैं? नहीं। फिर कहते हैं नहीं, उन्होंने जवाब दिया लेकिन कोई उत्तर वे मुझे न दे सके। क्या इनकी जय पर कोई उत्तर नहीं देते। निश्चय हम जय उन लोगों की बोलते जो भारत में रहते, उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांवों, नगरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया। फिर क्या कहा जवाहरलाल नेहरू ने कि हम भारत माता की जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं? कहा कि उनकी जय बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, कि उन करोड़ों आदमियों की जो भारत के प्रत्येक गांवों, नगरों में रहते, यानी कि प्रत्येक आदमी की जय बोलते हैं। भारत माता की जय यानी किसकी? हमारी ही, हम सब की जय। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक भी है और इनके कारण सभी हृदय से प्रसन्न होते और उसे लगा कि हाँ ये जवाब ठीक है। फिर देखते हैं क्या कहा कि ये आदमी कौन है, यानी कि जिनकी हम जय बोलते हैं तो वो आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई, यानी करोड़ों आदमियों की जो बात की है कौन? कि आप और आपके भाई, यानी कि हम सब। इसलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते। याद रखिए भारत माता आपकी है और यह आप अपनी जय बोलते हैं। इसलिए क्या कहा, जय किसकी बोल रहे? कि भारत माता की, अपनी और अपने भाइयों की। इसलिए भारत माता आपकी है और आप अपनी ही जय बोलते हैं। इस प्रकार भारत माता क्या है, भारत माता की जय किस लिए बोलते हैं वो समझाया। पर अब अंतिम पैराग्राफ में भी क्या कहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। ध्यान से उन्होंने सुना, ये सब लोग ध्यान से जवाहरलाल नेहरू की बातें हैं वो सुन रहे थे। प्रकाश की उज्जवल रेखा उनके भोले भोले चेहरों पर उदित होती दिखाई दी। इसलिए क्या हुआ, इन सभी बातों को जानकर समझकर, क्योंकि वो तो एक सामान्य से लोग थे, अनपढ़ थे, ग्रामीण थे, उनकी समझ न थी, और इस प्रकार की समझ पाकर उनके प्रकाश की उज्जवल रेखा, चेहरों पर एक प्रकाश है, भोले भाले जो चेहरे थे उन पर उदित यानी कि प्रकाशित हो गए, निकल आए। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे उन्हीं के लिए था। कि नारा तो लगा रहे हो तो उनके लिए लगा रहे थे। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए। हाँ, यह उनकी जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारे भारत माता की जय। तो इसलिए वापस सब भारत माता की जय पुकारते हैं, क्योंकि उसे पता था कि हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए यह जय बोल रहा है। तो अब सब कुछ समझ गए, वास्तविक अर्थों का पता था। तो एक तरह से कहे तो यह समझाने की कोशिश भी है कि हम अंधा अनुकरण न करें, बात को पूरी तरह से समझे, जाने, फिर जाके उसमें लगे, न कि ऐसे ही कोई भी बातों में लग जाए। तो यही जवाहरलाल नेहरू के अपने जीवन बनी हुई यह जो घटना है वह यहाँ पूर्ण रूप से दी गई है, हमें समझाई गई है। अब इनके शब्दार्थ को देख लीजिए। विकल्प वाले 4 प्रश्न दिए गए।
उनके उत्तर ढूंढ लेने हैं, एक एक वाक्य के, 2-3 वाक्य के, 5-6 वाक्य के। सभी उत्तरों को जैसे मैंने समझा है उस तरह देखकर उनका उत्तर है वह हमें देना है, ठीक है। फिर रहेगा समास विग्रह करके नाम बताना। तो उनका उत्तर मैं बोल रहा हूँ, लिख लो या तो सुन लो ठीक से। भारत माता यानी भारत की माता कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। हिमालय, हिम से बना आलय, तो हिम का आलय, वो भी तत्पुरुष होगा। महान है जो देश यानी कर्मधारय होगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यानी वो होगा अव्ययी भाव। लिख देता हूँ, शायद न लिख पाए। अव्ययी भाव, कौन सा? अव्ययी भाव। तो ये अव्ययी भाव समास ये होगा यथाशक्ति में, ठीक है। दूसरा देखते, प्रत्यय अलग करना, वो तो पता होगा। बॉडी तो कर, कर प्रति चाहने, तो वाली प्रति नारी, तो त्व प्रति प्रसन्न, ता प्रति हार्द, तो इक प्रति ई बड़ी और क इक प्रत्यय लगेगा, ठीक है। फिर उपसर्ग अलग करना, अ सहाय, बे बस, अन उपस्थित, अनु नहीं रहेगा, अ न, फिर आ तो जीवन, ठीक है। इस तरह उपसर्ग और प्रत्यय रहेगा, तो उसे भी देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और स्वाध्याय, पूरा स्वाध्याय है हमें फेयरबुक में लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह जैसे जैसे भी हम पाठ देखते जा रहे हैं उनके स्वाध्याय भी लिखते जाओ, पूरा पाठ भी पढ़ लो और उत्तर भी है वो आप ढूंढ लो, ठीक है। तो यह रहेगा हमारा छठा चैप्टर। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर को लेकर। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।